इकोनॉमिक्स की फील्ड एक बहुत ही डेंजरस फील्ड है क्योंकि आप जब भी किसी इकोनॉमिस्ट को सुनते हैं तो आपको लगता है वो किसी एक एग्जैक्ट साइंस की बात कर रहा है। जैसे थैंक्स टू ग्रेविटी सेब पेड़ से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गिर सकता है, वैसे ही लोगों को इकोनॉमिस्ट्स को सुन के लगता है कि इकोनॉमी एक ही तरीके से ग्रो कर सकती है। हर इकोनॉमिस्ट की बात सुन के लगता है कि उसे ही सच पता है, और इस वजह से किसी भी इकोनॉमिस्ट को सुनने से लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन आ जाता है कि इकोनॉमिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है जिसका पॉलिटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के पार्लियामेंट में कौन सी पार्टी बैठी है, वैसे ही लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स की फील्ड को भी नहीं पड़ता। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। कौन सा रिसोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी चीज के बनने से किसको फायदा किसको नुकसान होगा, किसी चीज की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी, कौन सा सामान कहाँ बेचा जाएगा, उसको बेचने का प्रोसेस कैसा दिखेगा, ये सारे के सारे पॉलिटिकल सवाल हैं। इस वजह से इकोनॉमिक्स की फील्ड भी एक पॉलिटिकल फील्ड है। तो जब भी कोई इकोनॉमिस्ट आके आपको चीजें फैक्ट की फॉर्म में बताता है जैसे दुनिया में सिर्फ वही बात सच हो, तो आपको हमेशा एक सवाल पूछना चाहिए, सच किसके फायदे में और किसके नुकसान में। इसी थॉट के साथ आज हम एक इंटरव्यू एनालाइज करेंगे जो कि बियर बाइसेप्स ने किया था संजीव सान्याल जी के साथ। संजीव जी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर हैं। ये काउंसिल हमारे देश की सरकार और स्पेसिफिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक एडवाइस देता है। तो ऐसे इंटरव्यूज बहुत अच्छा मौका होता है ये जानने का कि हमारे देश के टॉप इकोनॉमिस्ट किसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। संजीव जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। वो डॉइचे बैंक के ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर और एजेंडा कंट्रीब्यूटर रह चुके हैं। डॉइचे बैंक में ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट होने का सबसे बड़ा फायदा है उनकी नॉलेज। उनको डिफरेंट कंट्रीज के बीच के इकोनॉमिक डायनामिक्स, ट्रेड रिलेशंस और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की काफी अच्छी नॉलेज होगी। लेकिन बैंक्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने से काफी अलग होता है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ग्रो करने के लिए लोगों से पैसा लेना पड़ता है। इसलिए हो सकता है उनको बायस हो सोशल वेलफेयर नजरअंदाज करके इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करने पे। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की बेहुदा बात। पर्सनली मैं संजीव सर की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे जानना है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना उनके लिए कैसा होता है। ये सारी चीजें भी पॉडकास्ट में डिस्कस करी गई हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन स्किप करके मैं इस क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ जिसमें वो अपने आइडियाज, थॉट्स और काम की बात कर रहे हैं। रणवीर उनसे एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो देश के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही है और क्या वो आने वाले समय में नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने का फोकस कर रही है। सवाल काफी अच्छा है, आइए जानते हैं संजीव जी ने इसका क्या जवाब दिया। संजीव जी कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है एक ऐसा क्लाइमेट बनाना जिसमें बाकी बिजनेसेस रन कर सकें, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना ताकि महंगाई नहीं हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे बिजनेसेस के लिए काम करना आपस में आसान हो, हमारे बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट करके रखना। तो कहते हैं सरकार का काम है इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना। इससे पहले उनके आंसर के सेकंड पार्ट पे जाएं, मुझे एक चीज हाईलाइट करनी है। उन्होंने एक बाइनरी क्रिएट कर दिया है, सरकार या तो बिजनेस चला सकती है या बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सकती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या इनमें थोड़ा सा भी ओवरलैप पॉसिबल है। बिजली की बात करते हैं, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसको चलने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती, या इंटरनेट या जमीन या रॉ मटेरियल्स। बिजली, इंटरनेट, जमीन और रॉ मटेरियल्स, ये किसी बिजनेस को प्रोवाइड करना क्या खुद बिजनेस करना होगा या बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अगर छोटे से बड़े बिजनेस को इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और जमीन सरकार प्रोवाइड करे या दूसरी तरफ कोई प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करे जो हर स्टेप पे काफी ज्यादा प्रॉफिट रखना चाहेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी बढ़ेगा और कंज्यूमर के लिए भी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है बिजनेसेस क्या प्रेफर करेंगे। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए एक बिजनेस सेटअप करना कब आसान होगा। और एजुकेशन और हेल्थ केयर का क्या, एक एजुकेटेड हेल्दी वर्कफोर्स क्या हर कंट्री की नीड नहीं है। क्या एक पढ़े लिखे हेल्दी वर्कफोर्स को बनाए बिना एक डेवलप्ड कंट्री बनाना पॉसिबल है। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर एक बिजनेस है या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट को हर बिजनेस के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, बट ये करने का मतलब है कि गवर्नमेंट खुद एक बिजनेस नहीं रन कर सकता। ये मेरे हिसाब से एक फेक और इम्प्रैक्टिकल बाइनरी है जिसके बल पे हमारी गवर्नमेंट देश की सभी पब्लिक सर्विसेज को प्राइवेटाइज कर रही है। एंड इन द एंड आई बिलीव कि हमारे बिजनेसेस और कस्टमर्स के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला है। उसी सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि गवर्नमेंट एक बीसीसीआई की तरह है। बीसीसीआई का काम होता है एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करना, इंश्योर करना कि वहां फील्ड हो, फील्ड पे एम्पायर हो, हर रूल फॉलो किया जा रहा हो। बट बीसीसीआई का काम मैच खेलना नहीं होता है, ये काम प्लेयर्स का होता है। वो कहते हैं सरकार का काम होता है बोल देना कि भाई ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं। बाकी का काम जो है वो प्लेयर्स करते हैं, जो कि वर्कर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और बाकी के प्रोफेशनल्स होते हैं। उनकी बात सरफेस लेवल पे सेंस बनाती है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, बीसीसीआई वाला एनालॉजी खराब है,
क्योंकि क्रिकेट खेलना मैंडेटरी नहीं होता। क्रिकेट के रूल जिसको पसंद आते हैं सिर्फ वही खेलता है। बाकी लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, दूसरों की फीलिंग से खेल सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के रूल्स मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, क्योंकि वो कानून होते हैं, लॉज होते हैं, और हम सबको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और कभी कभी कुछ लॉज कुछ लोगों को फेवर करते हैं। कुछ लॉज फार्मर्स को फेवर करते हैं तो कुछ लॉज कॉर्पोरेशंस को फेवर करते हैं। कुछ लॉज बॉस को फेवर करते हैं, कुछ लॉज वर्कर को फेवर करते हैं। कुछ कानून लैंडलॉर्ड को फेवर करता है और कुछ कानून टेनेंट को फेवर करता है। और जो भी लॉ बन गया उससे कोई ऑप्ट आउट नहीं कर सकता है। इसीलिए लॉ लोगों के फेवर में होना बहुत जरूरी होता है। और यहीं से मैं दूसरी प्रॉब्लम पे आना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के रूल्स कभी भी अनबायस्ड नहीं होते हैं। संजीव सर की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये रूल्स किसी गेम के हैं, तो ये बहुत फेयर होने वाले हैं और फन होने वाले हैं, पर ऐसा कभी ट्रू नहीं हो सकता है। हर सोसाइटी में, हर कंट्री में कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ ऑड्स पे होते हैं, और ऐसे मामलों में गवर्नमेंट कभी अनबायस्ड नहीं होता है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स के करोड़ों के लोन कितना इजीली राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, जबकि फार्मर्स छोटे छोटे लोन्स के दबाव में सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि इकोनॉमिक्स को एपॉलिटिकल और साइंस जैसे दिखाने के काफी नुकसान है। इकोनॉमिक्स हमेशा पॉलिटिकल होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती हैं कि किस तरह का इकोनॉमिक्स देश को रन करेगा और किसके फेवर में काम करेगा। अब चलते हैं बियर बाइसेप्स के अगले सवाल पे। वो कहते हैं कि उनको लगता है एजुकेशन इज द रियल गोल, क्योंकि हेल्थ और हाईवेज भी पैसे से आता है, पैसा वर्कफोर्स से आता है, और वो तभी अराइज होता है जब लोग एजुकेटेड होते हैं। और इस पे संजीव सर का आंसर थोड़ा वियर्ड है। वो कहते हैं यस एंड नो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सारे फैक्टर्स एक दूसरे में बहुत फीड इन करते हैं। तो वो कहते हैं दुनिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप एक ही चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है आपको रिजल्ट्स मिले। वो ये प्रूव करने के लिए क्यूबा का एग्जांपल देते हैं, जिसने बहुत ज्यादा हेल्थ में इन्वेस्ट किया था। क्यूबा के पास एक डिसेंट हेल्थ केयर सिस्टम है और काफी डेकेड से है, लेकिन संजीव सर के हिसाब से वो किसी भी मायने में एक सक्सेसफुल कंट्री नहीं है। ये बात मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। 2010 में यूपीए 2 ने राइट टू एजुकेशन पास किया था, जिसका गोल था सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक बेसिक राइट बना देना। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि संजीव जी इस पोजीशन में थोड़ा विगल करना चाह रहे हैं। वो एजुकेशन को अनइम्पोर्टेंट नहीं कह रहे, बट वो उसको टॉप प्रायोरिटी भी नहीं मान रहे। और मुझे ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल ट्रूइज्म लगता है कि एजुकेशन पे फोकस तो हर गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, लेकिन इसमें उनका डिप्लोमेटिकली इफ बट करना थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है, बट शॉकिंग नहीं है। जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, एजुकेशन पे स्पेंडिंग 2014 से गिर रहा है। 2014 में कुछ 4.14% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे जाता था, और वो लगातार गिर गिर के अब 3.4% के आसपास है। सरकार का कितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे जाता है, इस परसेंटेज में इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड स्टेज पे भी काफी नीचे है। अनसरप्राइजिंगली टॉप पे क्यूबा आता है, बट इवन कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना एंड साउथ कोरिया रैंक मच हायर देन इंडिया। कहने का ये मतलब है कि वो सरकारें जिन भी चीजों में खर्चे करती हैं, उसमें वो काफी ज्यादा हद तक एजुकेशन पे खर्चा करती हैं कंपेयर टू इंडिया। संजीव सर का ये पोजीशनिंग इसलिए भी सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि एजुकेशन इस देश में और भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। इस बात को मैं अनडिस्प्यूटेबल सच मानता हूँ कि एजुकेशन और लैंड रिफॉर्म से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इनफैक्ट साउथ इंडिया इसीलिए ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और लैंड रिफॉर्म पे काफी फोकस किया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन्फ्लेशन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और मूव ऑन करने से पहले मैं थोड़ी बात क्यूबा की भी करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, क्यूबा अपनी एक्सपेंडिचर का 11% एजुकेशन पे स्पेंड करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स पर कैपिटा क्यूबा में पाए जाते हैं, लगभग हर 100 इंसान के लिए एक फिजिशियन। इसी का नतीजा है कि क्यूबा में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी वो कितने साल तक एवरेज जिएंगे, वो काफी हाई है, वर्ल्ड में हाईएस्ट में से एक है। इनफैक्ट अब तो अमेरिका से भी ज्यादा है, क्योंकि कोविड में अमेरिका में 1 मिलियन लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि दुनिया के सबसे महंगे हेल्थ केयर सिस्टम होने के बावजूद उनका सिस्टम उन लोगों की जान नहीं बचा पाया। पर इस सब के बावजूद संजीव सर की ये बात बिल्कुल सही है कि क्यूबा की इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है, और उसकी इकोनॉमी में ओवर द इयर्स बहुत सारे अप डाउन आए हैं। पर इसका ब्लेम क्यूबा की इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज पे डालना बहुत ही डिसऑनेस्ट काम होगा, क्योंकि क्यूबा को इकोनॉमिकली वीक करना अमेरिका की हमेशा से इंटेंशन रही है। अमेरिका को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि एक कम्युनिस्ट कंट्री उनके बैकयार्ड में ही एग्जिस्ट करती है, और सोवियत यूनियन, जो कि क्यूबा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, उसके पॉलिटिशियंस के अमेरिकन को बिक जाने के बाद क्यूबा का ट्रेड नेचुरली सफर किया, और अमेरिका ने झटपट उन पे सैंक्शंस लगा दिए, जिसका नतीजा ये है कि क्यूबा की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का घाटा हर साल भुगतना पड़ता है। मैं इसके बारे में और डिटेल में एक फ्यूचर वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इन सैंक्शंस के बावजूद क्यूबा का इकोनॉमी वर्क करता है, और इसका पूरा श्रेय क्यूबा की गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन को जाता है। वो शे वाला ब्लूपर सही है, इसको रख लेते हैं। इसके बाद संजीव जी कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का यही काम होता है,
इकोनॉमिक्स इज अबाउट ट्रेड ऑफ। वो कहते हैं कि ट्रेड ऑफ करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि कुछ वाइज मैन को एक रूम में बिठा दो और एक प्लानिंग कमीशन नाम की चीज सेटअप कर दो, जो प्लानिंग कमीशन आपको बताएगा कि पूरा इकोनॉमी कैसे रन करना है। वो कहते हैं कि हमारे देश का यही माइंडसेट होता था 1991 के रिफॉर्म से पहले। इसे वो सोशलिस्ट सिस्टम बोलते हैं और कहते हैं कि इसका मच स्ट्रॉन्गर वर्जन जो था वो सोवियत यूनियन में एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती थी कौन कब उठेगा, कब सोएगा और क्या खाएगा। और वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स रन करने का दूसरा तरीका है कि मार्केट्स को डिसाइड करने दो क्या करना है, जिसके पास पैसा होगा वो डिसाइड करेगा, ऐसा वो कहते हैं। और मैं उनकी कही गई हर चीज से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे हिसाब से पॉडकास्ट में उनकी आइडियोलॉजी फुल डिस्प्ले पे यहाँ आनी शुरू होती है। चलिए उनकी कही गई बातों में कुछ प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, और ये काफी बड़ा मिथ है, बट इंडिया कभी भी सोशलिस्ट नहीं था। इंडिया हमेशा से कैपिटलिस्ट रहा है। हाँ, दो चीजें जरूर थी, गवर्नमेंट काफी बिजनेसेस चलाया करता था, ब्यूरोक्रेसी काफी बड़ा था, और गवर्नमेंट जो है वो काफी इंडियन लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था बाहर के कंपटीशन से। और ये सारी चीजें 1991 के बाद चेंज होने लगी, गवर्नमेंट बिजनेसेस प्राइवेटाइज होने लगे, इंडियन बिजनेसेस को बाहर के बिजनेसेस से कम्पीट करना पड़ा और ब्यूरोक्रेसी थोड़ा कम हो गया। ये जो 1991 का लिबरलाइजेशन प्रोसेस था उसको मैं एक फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो बहुत लिबरल होकर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड डाल देने से भी हम सोशलिस्ट नहीं बन जाते हैं। सोशलिज्म का मतलब है सोसाइटी को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि वर्कर्स ही टॉप पे हों और वही डिसाइड करें कि प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, वही फैक्ट्रीज चलाएं, वही हर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और सरकार भी चलाएं। इस डेफिनेशन के हिसाब से कुछ बिजनेसेस इंडिया में जरूर रन करे हैं, जैसे अमूल और बाकी के कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लेकिन इंडिया एज अ कंट्री हमेशा से कैपिटलिस्ट रहा है। एंड इवन दो इंडिया और सोवियत यूनियन दोनों में एक प्लानिंग कमीशन रहा है, लेकिन प्लानिंग कमीशन के बेसिस पे आप सोशलिज्म को नहीं डिफाइन करते हैं। एप्पल्स और ऑरेंजेस दोनों में सीड्स होता है, बट क्या एप्पल्स ऑरेंजेस हैं? प्रॉब्लम नंबर 2 थोड़ा ऑब्वियस है। आई नो कि वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट सोवियत यूनियन का प्लानिंग कमीशन कभी डिसाइड नहीं करता था कि लोग कब उठेंगे और कब सोएंगे और क्या खाएंगे। बट सोवियत यूनियन से जुड़े हुए सारे मिथ्स को भी मैं किसी फ्यूचर वीडियो में ब्रेक करूंगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन के होने की वजह से ही यूएसएसआर एक सक्सेसफुल इकोनॉमी बन पाया था। 1917 में जब सोवियत यूनियन एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेकर 1987 तक उनका स्टेडी ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रेट आपको इन ग्राफ्स में दिख रहा है, उसका पूरा का पूरा श्रेय प्लानिंग कमीशन को ही जाता है, क्योंकि वो कंप्लीटली प्लान्ड इकोनॉमी था। ये मत भूलिए कि 1917 में रशिया एक थर्ड वर्ल्ड पेजेंट इकोनॉमी हुआ करता था और एक बहुत गरीब देश था। वहां से उसको अमेरिका के टक्कर का इंडस्ट्रियलाइज देश बनाने का काम करना सिर्फ 2 डेकेड्स के अंदर, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फास्टेस्ट रेट था जो उस वक्त अचीव किया गया था। एंड इट वाज ऑल थैंक्स टू प्लानिंग। एक और देश जिसके 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो है चाइना। चाइना भी एक गरीब पेजेंट इकोनॉमी हुआ करता था जो अब एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, और उसने भी ये शॉर्टेस्ट टाइम में अचीव किया और अब वो यूएस का बिगेस्ट कंपटीशन बना है। मैं आपको उनका लेटेस्ट 5 ईयर प्लान दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है सेल्फ सफिशिएंसी इन टेक। एंड अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि दे हैव मैनेज्ड टू प्रोड्यूस 7 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर्स जो आज तक सिर्फ ताइवान में बनते थे, और उन्होंने 5 नैनोमीटर्स और 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर्स पे भी रिसर्च चालू कर दिया है। अगर आप सही से करो तो प्लानिंग काम करता है। संजीव सर का प्रॉब्लम प्लानिंग से नहीं, प्लानर्स से होना चाहिए। हमें स्मार्ट, पेट्रियोटिक और डिटरमाइंड प्लानर्स की जरूरत है, ना कि प्लानर्स हटा देने की। इनफैक्ट 1991 में जब हमने लिबरलाइज किया और हमारी प्लानिंग कमीशन की पावर्स को थोड़ा डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, तब तक इंडियन इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी से थोड़ा बेटर परफॉर्म करती थी। इनफैक्ट आप ग्राफ में देख सकते हैं कि लिबरलाइज करने के ठीक बाद हमारे बीच का गैप वाइडन होना शुरू हुआ। हमारे स्टेट की पावर कम हो गई, फॉरेन कंपनीज आई, उन्होंने हमारे इंडियन कंपनीज के साथ compete किया और उनको कैप्चर कर लिया, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टू लैग। ऑल्सो ये कौन बोलता है कि प्लानिंग नहीं करना चाहिए? दुनिया में हर कोई प्लान करता है। कॉर्पोरेशन भी प्लान करती हैं कि उनके नेक्स्ट क्वार्टर के टारगेट्स क्या होंगे, नेक्स्ट 4 साल के टारगेट्स क्या होंगे और उन्हें वो कैसे अचीव करेंगे। फैमिलीज भी प्लान करती हैं अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर। हर किसी को प्लानिंग की जरूरत है, इवन कंट्रीज को। लेकिन अगर संजीव सर को लगता है कि मैं प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या प्रपोज करते हैं? वो कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, उसको एक अलग नाम से सेटअप किया गया, एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है और अब मार्केट डिसाइड करता है कि चीजें कैसे इवॉल्व होंगी, किस डायरेक्शन में जाएंगी। आप हर टाइप का एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ करते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं, कुछ फेल होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है पुराने सिस्टम से, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते थे कि दुनिया कहाँ जाना चाहिए और वो ही लोगों को बताते थे कि चीजें कैसे पैन आउट होनी चाहिए।
तो संजीव सर के हिसाब से ये वाला सिस्टम काफी फ्लूइड है और काफी मेसी है। मेरे को इस मामले में कुछ पॉइंट्स रखने हैं, लेकिन उससे पहले हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन के पास पहले पावर होता था पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का और स्टेट्स को बोलने का कि उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। नीति आयोग के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन के पास पैसे भी होते थे जो वो नेशनल और स्टेट लेवल पे डिप्लॉय कर सकता था, और नीति आयोग के पास ऐसे कोई फंड्स भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो बेसिकली प्लानिंग कमीशन के जाने से और नीति आयोग के आने से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश की सरकार ने एक बहुत बड़ा पावर गिव अप कर दिया है प्राइवेट प्लेयर्स को। नीति आयोग बस एडवाइस दे सकता है, थिंक टैंक जैसे सोच सकता है, लेकिन वो एडवाइस कभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। लुक, आई गेट इट, कुछ ब्यूरोक्रेट्स इतने स्मार्ट नहीं हो सकते कि वो पूरा देश चला लें, लेकिन यूएसएसआर, चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज से अगर हमें कोई सबक मिलता है तो वो ये है कि अगर आप अपनी प्लानिंग कमीशन को सही ढंग से रन करें तो वो रिजल्ट शो करते हैं। तो उन्हें हटा ही देने की जगह हम उन्हें रिफॉर्म कर सकते थे और इफेक्टिव बना सकते थे, लेकिन हमने हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी पावर को गिव अप कर दिया और एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी हमने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे दी, जिनको हम इलेक्ट भी नहीं कर सकते। और अब मैं उनके आंसर के सेकंड पार्ट को एड्रेस करना चाहता हूँ। ये जो उनका आइडिया है कि प्लानिंग से बेटर है एक मेसी सिस्टम होना जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, जिसमें फेलियर भी बहुत हो, जिसमें थोड़ी डायरेक्शनलेसनेस भी हो, वो सिस्टम प्लानिंग वाले सिस्टम से बेटर कैसे हो सकता है? आइए इस बारे में थोड़ा और बात करते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत में बियर बाइसेप्स ने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप एक 4 साल के बच्चे को इकोनॉमिक्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तब उन्होंने इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि धरती पे रिसोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट है, यानी कि खाने को इतना ही खाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी लिमिटेड ही है, मिनरल, जमीन, यहाँ तक कि पानी भी फाइनाइट ही है। तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स से आप डिसाइड करते हो कि इन सारे फाइनाइट रिसोर्सेज को आप लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब मुझे एक बात बताइए, एक गांव है जहाँ पे पानी के सिर्फ 100 टंकियां हैं। आपको पानी पीने के लिए चाहिए, सफाई के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, खाना उगाने के लिए चाहिए। तो अगर हमारे पास सिर्फ फाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी है तो ज्यादा सेंस क्या बनाता है? गांव के हर इंसान को डिसाइड करने दो पानी कैसे यूज करना है, ताकि कुछ पानी वेस्ट होगा, कुछ पानी बहुत अच्छे से यूज होगा, और इन दिस प्रोसेस धीरे धीरे हमारे को एक बेस्ट वे ऑफ यूजिंग पानी मिल जाएगा। या फिर लोगों को पानी मैनेज करने के और यूज करने के बेस्ट आइडियाज बताने दो। उन्हीं लोगों में से कुछ स्मार्टेस्ट लोगों को सेलेक्ट करो, उनको इन आइडियाज में से बेस्ट आइडियाज छांटने दो, और जो सबसे एफिशिएंट आइडियाज हों उनको एक प्लान्ड मैनर में एग्जीक्यूट करो। आप इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ट्रस्ट करेंगे जब रिसोर्सेज फाइनाइट होंगे? एक ऐसा सिस्टम जो मेसी है, जिसमें वेस्ट और कंपटीशन के बिना कुछ इनोवेशन पॉसिबल नहीं है, और जिसमें एक इंसान बिना एक्सपीरियंस के और बिना लर्निंग्स के भी पार्टिसिपेट कर सकता है? या एक ऐसा सिस्टम जहां प्लानिंग हो, कंट्रोल हो, जहां पे आइडियाज को उनके मेरिट के बेसिस पे देखा जाए और सिर्फ स्मार्टेस्ट आइडियाज को ही एग्जीक्यूट किया जाए, वो भी एक प्लान्ड और रिस्पॉन्सिबल मैनर में? हाँ, हो सकता है कि इस प्रोसेस में जो स्मार्टेस्ट लोग हैं उनसे भी गलतियां हो जाएं और उस गलती से सीख के वो और एफिशिएंट बन जाएं, पर इन दोनों मॉडल्स में ज्यादा ट्रस्टेबल कौन सा है, स्पेशली जब रिसोर्सेज फाइनाइट हो? मेरे हिसाब से सेकंड वाला। और मेरे हिसाब से संजीव सर की खुद की इकोनॉमिक डेफिनेशन के हिसाब से जो मॉडल वो प्रपोज करते हैं वो एक खराब मॉडल है। इसी इकोनॉमिक मॉडल के चलते हमारी सोसाइटी में और हमारे प्लैनेट पे इतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है। और अगर उनको लगता है कि एक 1.4 बिलियन लोगों के देश में या 8 बिलियन लोगों की धरती पे कुछ हजार या लाख स्मार्ट लोगों को इकट्ठा करके एक सफिशिएंटली प्लान्ड इकोनॉमी रन करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरा मानना है कि शायद वो उन लोगों में से नहीं है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद बियर बाइसेप्स कहते हैं कि हमने बात करी थी कि क्या किसी कंट्री को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहिए, तो आपने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड देन बियर बाइसेप्स सेज कि आप इस बारे में थोड़ी और लाइट शेड करिए, थोड़ा और बताइए, ये ध्यान में रखते हुए कि अभी कश्मीर में लिथियम डिस्कवर हुआ है और ओडिशा में गोल्ड। यानी कि बियर बाइसेप्स संजीव जी से पूछ रहे हैं कि हमारे को ये जो रेयर अर्थ मेटल्स मिले हैं, क्या इन्हें हमें दूसरे देशों को बेच के पैसा कमा लेना चाहिए या फिर हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए? इसके बाद संजीव जी कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज बेचने पे बेस्ड है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप इन रिसोर्सेज को अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो थोड़े टाइम बाद आप खतरे में आ सकते हो। इसलिए उनका मानना है कि एक हेल्दी इंडिया में एक बैलेंस होगा सर्विसेज का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का और फार्मिंग का और भी हर चीज का। यानी कि वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। मैं उनकी इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ और मैंने इस बात को इसलिए इस वीडियो में शामिल किया है डिस्पाइट कंप्लीटली एग्रीइंग विद हिम, क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके से गवर्नमेंट को सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए बल्कि एक्ट भी करना चाहिए।
और अगर हमारे को अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, उसे अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव बनाएं और हमारी इकोनॉमी में प्लान्ड कंपोनेंट वापस लाएं, क्योंकि इतने बड़े देश को डाइवर्सिफाई करने का प्रोसेस और आप कैसे ही करेंगे। तो मैं उनके इस जवाब से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी बाकी के पॉडकास्ट की आइडियोलॉजी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे इतना फोकस करेंगे, अगर हम प्लानिंग को इतना भाव नहीं देंगे और अगर हम एजुकेशन को हमारा प्राइमरी फोकस नहीं बनाएंगे। तो आपको अब क्या लगता है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है या इकोनॉमिक्स एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है? क्या इकोनॉमिक्स एक ही तरीके से काम करती है, या इकोनॉमिक्स जिस तरीके से काम कर रही है, जिसको फायदा पहुंचा रही है, उससे उस समय के पॉलिटिशियंस किसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं वो दिखता है। आज से 100-150 साल पहले लोग इकोनॉमिक्स की नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते थे, यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक साथ जुड़े होते थे। इकोनॉमिक्स को ए पॉलिटिकल और एक साइंस की तरह पेश करने का रिजल्ट ये रहा है कि लोगों को लगता है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये कैपिटलिज्म में रहने का नतीजा है कि हम इकोनॉमिक्स को ऐसे देखते हैं। सच तो ये है कि इकोनॉमिक्स का लॉजिक हमारे फायदे में भी काम कर सकता है अगर सरकार हमारे लिए काम करना चाहे। तो कैसी लगी आपको आज की बेहुदा बात? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, अपना पॉइंट रखें, अपने फैक्ट्स रखें, अपने लिंक्स रखें और मैं उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेहुदा बात से जुड़ने के और भी कई तरीके हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे बेहुदा।